हाँ जी, ठीक है। और AS17 कहता है सेगमेंट रिपोर्टिंग। देखो, आप एक मुझे बात बताओ, आपके हिसाब से जो सैमसंग है, अगर आप सैमसंग का PNL देखोगे तो उसमें सेल्स दिखेंगी क्या? उस सेल से आप कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल पाओगे? नहीं। सैमसंग डील्स इन 100 प्रोडक्ट्स। उसके चार्जर बिकते हैं, वॉशिंग मशीन बिकती है, टीवी बिकता है, मोबाइल फोन्स, कैमरास, वॉशिंग मशीन, कितनी सारी चीजें। तो आपको क्या लग रहा है, क्या एनालिसिस सिर्फ ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी देख के होता हो? जैसे मेरे को एकदम इमीडिएट अभी दिमाग में आया, अभी रिसेंटली आइचर मोटर्स, पता? आइचर मोटर्स का कल शेयर प्राइस 8% बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने दिसंबर क्वार्टर का, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश करा। आई एम सॉरी, सिर्फ मंथ का, दिसंबर का। और दिसंबर में उसकी ईयर, मतलब जितना लास्ट दिसंबर से जो ग्रोथ होनी थी, ठीक है, वो ज्यादा हुई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ आ गया। उसकी ज्यादा इसलिए हुई थी, हाँ। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है नहीं हुई मुझे नहीं पता, पर दिसंबर कंपेयर्ड विद लास्ट दिसंबर 25% ज्यादा सेल करी है, विच इज अ गुड न्यूज फॉर ऑटो सेक्टर। ठीक है। तो उसके अंदर ना सिर्फ ये नहीं था कि, अब आगे मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा 350cc की कितनी सेल हुई। और अच्छी चीज ये थी कि 350 से ऊपर वाली में भी ग्रोथ हुई थी। क्या ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है जानना? मैं सिर्फ ये बोलूं बाइकों की सेल हो रही है, कौन सी बाइक की हो रही है भाई? और कौन सी की नहीं हो रही? और किसकी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? जिसकी हो रही है क्यों हो रही है, कब तक होगी, कितने सारे सवाल होते। क्या ये डेटा आपको अलग अलग, एज एन इन्वेस्टर आप बैठे हुए कंपनी में 10,000 करोड़ लगा के, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि मेरा बाइक से कितना सेल हो रहा है? एंड व्हेन इट कम्स टू बाइक, तो उसकी भी डिविजन है ना, तो कस्टमर बेस अलग है, 350 का अलग है, 650 का अलग है, अब आई थिंक 450 भी आ गई है शायद से। फिर हिमालयन बाइक का अलग लॉजिक्स लग रहे हैं ना ये तो बात के। ठीक है। तो बेसिकली AS17 कहता है कि आप जो अपनी सेल दिखा रहे हो, आप उसको टोटल दिखा रहे हो, ठीक है, बट आपको उस सेल को सेगमेंट वाइज तोड़ के दिखाना पड़ेगा। आप इन्वेस्टर को ऐसे नहीं कह रहे ये मेरी सेल है और बस इतना ही। तो बेसिकली आपका जो सेगमेंट है वो दो तरीके का हो सकता है। हर बिजनेस में ये आपकी कॉल होगी। एक होता है बच्चे बिजनेस सेगमेंट, जिसमें प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता। ये 350 की बाइक की सेल, 650 की, ये 450 की, ये हमारे ट्रक्स की सेल, आइचर मोटर ट्रक भी बेचता है। और ट्रक में भी वेरिएशन होगी जो मैं समझ भी नहीं आएगी अभी। समझ रहे हो? इसी तरीके से आपको क्या लग रहा है, सैमसंग वाला नहीं बनाएगा प्रोडक्ट वाइज? मैं आपको क्या डेटा दिखा दूंगा, पिछले साल ये सेल, इस साल ये सेल, आपको समझ नहीं आ रहा वॉशिंग मशीन की सेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मोबाइल की कितनी बढ़ी, मोबाइल में कौन सी सीरीज की सेल बढ़ी है, समझना तो पड़ेगा। तो बेसिकली आपको अपने रेवेन्यूज को, ठीक है, आपको अपनी कॉस्ट को, और आपको अपने एसेट्स को फॉर द होल सैमसंग, आपको सेगमेंट वाइज काटना पड़ेगा। आप बिजनेस सेगमेंट प्रोडक्ट वाइज, बिजनेस सेगमेंट इज प्रोडक्ट वाइज, एंड द अनदर वन इज ज्योग्राफिकल सेगमेंट। हाँ जी, बिजनेस सेगमेंट एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट। और हो सकता है कि आप एक ही प्रोडक्ट बेचते हो। जैसे मान लो, ऐसा बताना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे बिजनेस करते हैं, पर कोई ऐसा लग रहा है कोई एक ही प्रोडक्ट बेचता हो? लेट सपोज IRCTC है, ठीक है, वो अपने रेवेन्यू को, मान लो उसका टिकट का ही रेवेन्यू है, पर वो क्या बोलेगा कि दिल्ली रीजन का रेवेन्यू मेरा इतना है, यूपी का इतना है, टिकट जो बुक हो रही है, तो कोई ना कोई लॉजिक लगा के कि इस एरिया में ट्रेन सबसे ज्यादा जाती है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर आप तो आप उसको जोग्राफिकली डिवाइड करोगे तो उसको बोला जाता है जोग्राफिकल सेगमेंट। और बिजनेस आप प्रोडक्ट वाइज करोगे, दैट इज कॉल्ड। अब इसमें से किस एंगल से देना है ये भाई बिजनेस मैनेजमेंट की कॉल। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब जैसे सैमसंग भी बोल सकता है सर मेरा एरिया टू एरिया भी मैटर करता है, पर उसको कोई एक चूज करना पड़ेगा कि भाई तू एक चीज डिसाइड कर, प्रोडक्ट वाइज बताएगा या तू जोग्राफिकल वाइज। अगर उसने बिजनेस सेगमेंट को बोला नहीं सर ये लॉजिकल, मतलब मेरे को ज्यादा क्लैरिटी से मैं ये चीज समझा पाऊंगा, तो बेसिकली अगर इसको उसने बोल दिया कि मेरा प्राइमरी सेगमेंट है,
मतलब मेरा जो सोर्स डेटा जो ओरिजिनेट हो रहा है, जो नोट्स हो, तो प्राइमरी सेगमेंट ये हो गया, तो सेकेंडरी कौन सा हो जाएगा? और अगर ज्योग्राफिकल प्राइमरी होता तो ये सेकेंडरी। सो यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट इज प्राइमरी टू यू। आपकी इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग होती है, आपका डिस्कशन पॉइंट्स कैसे होते हैं? पॉलिटिकल रहता है कि इंडिया में तो हमारा सही चल रहा है, जैसे एप्पल है। एप्पल कोई आपको क्या लग रहा है, या इंस्टाग्राम है, आपको क्या लग रहा है इतनी सारी कंट्रीज में है, तुमको अपने इन्वेस्टर को कंट्री वाइज भी दिखाना पड़ता है, इस कंट्री में इतनी सेल। इट डिपेंड्स अपॉन द योर बिजनेस होराइजन। अगर आपका डोमेस्टिक इंडिया इंडिया में बिजनेस है तो आपके लिए स्टेट्स हो सकती है। अगर आपका दिल्ली दिल्ली में है तो आप साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है क्या बिजनेस है, उसका क्या ओरिएंटेशन। समझ रहे हो? ज्योग्राफिकल इज एरिया वाइज, दैट एरिया कैन बी अ स्टेट, ठीक है, कैन बी द होल कंट्री, कैन बी अ क्लस्टर ऑफ स्टेट्स, 4 स्टेट ऊपर नॉर्थ इंडिया की आ गई, नीचे की आ गई अलग, तो डिपेंड करता है। और बिजनेस सेगमेंट के अंदर क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट वाइज। अगर मैं छोटा सा यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि ये कैसे बाइफरकेट हो रहा है आपका, प्रोडक्ट वाइज, और ये वाला कैसे हो रहा है बच्चे, एरिया वाइज। आपको अपनी सेल को फर्दर बिछा के दिखाना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट से कि पीएनएल में सेल्स लिखा हो, एक मतलब एक आउटले होना चाहिए। और फिर आपको उस सेगमेंट का क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग। सो इट इज नॉट इन रिलेशन टू, मैं कोई जर्नल एंट्री नहीं सिखा रहा। डेटा तो बन चुका है, जर्नल एंट्री तो डली हुई है, ये तो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है कि आप इन्वेस्टर को मेरे को क्या क्या बताना है। तो AS17 क्या बताता है कि भाई तेरे को कौन कौन से सेगमेंट बताने पड़ेंगे और कैसे बताने पड़ेंगे। तो आप अगर अभी एक बार लिखते ही जाएंगे, तो एक होता है आपको अपने सेगमेंट का रेवेन्यू, दैट व्हाट यू मीन बाय सेगमेंट रेवेन्यू, ठीक है। फिर एक होता है बच्चे सेगमेंट एक्सपेंस। और लेट मी टेल यू, ये सेगमेंट हो सकता है प्रोडक्ट वाइज है, मेरे मोबाइल का रेवेन्यू, या हो सकता है मैं बोल रहा हूं इंडिया का रेवेन्यू। समझ रहे हो? और ये सेगमेंट तो कोई भी हो सकता है ना, बिजनेस सेगमेंट भी हो सकता है और ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी हो। देन यू हैव segment results. What do you mean by segment result? Segment revenue minus segment expense, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। और होता है भाई, और क्या होता है कुणाल जी, सेगमेंट एसेट्स। अगर मैं आपको बोलूं एक पैरामीटर रेवेन्यू का, एक पैरामीटर रिजल्ट का, ऑब्वियसली में एक्सपेंस सीखना होगा, और एक एसेट्स का। और हालांकि हमें एक और चीज होती है, दैट इज सेगमेंट लाइबिलिटीज। मुद्दे की बात ये होगा भाई, सैमसंग जो है आपके हिसाब से कितने प्रोडक्ट बनाती है? बहुत सारे, सारे रिपोर्ट करने हैं। पैरामीटर है 10% और अबव। अगर आपका जो भी सेगमेंट है, इफ इट इज 10% और अबव ऑफ टोटल रेवेन्यू, तुम्हारी टोटल सेल है 100 की, मैंने कहा मोबाइल कितने का है, इसके अंदर 5 रुपए की सेल मोबाइल की है, यू डोंट हैव टू रिपोर्ट दैट, छोटा सेगमेंट है वो। मोबाइल की सेल कितने की है, 15 की, 15% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो आपको ये जो सेगमेंट है, ये आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। सो इट इज टेक्निकली, आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हो, अभी डिटेल्ड हम देखेंगे मॉड्यूल के अंदर अभी सारी, पर पहले लॉजिक वाले क्या है वो लिखते हैं। सो इफ इट इज 10% और मोर ऑफ टोटल रेवेन्यू, इट इज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट।
एक्सपेंस का आपको कुछ नहीं देखना होता। एक्सपेंस के अंदर क्या खर्चे आएंगे क्या नहीं आएगा वो हम देखेंगे, और रेवेन्यू के अंदर भी देखेंगे अभी, बट आपके दिमाग में मैं परसेंटेज डाल रहा हूं। अब ये सेगमेंट रिजल्ट, इफ इट इज 10% और अबव ऑफ प्रॉफिट्स या लॉस, ये क्या लिखा आपको समझ नहीं आएगा, सिर्फ आप इतना लिख दीजिए और आपको सिर्फ इतना पता लगेगा, हाँ सर 10% और अबव, यहाँ भी 10% और अबव, ठीक है, ऑफ द। तो अगर ऐसा हुआ तो ये आपका क्या बन जाएगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट। एंड सेगमेंट एसेट, if it is 10% or above of total asset, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, रिपोर्टेबल सेगमेंट। कहने का मतलब ये है भैया, सारे सेगमेंट बताने की जरूरत नहीं है, जो मेन मेन सेगमेंट है वही बताने हैं। कहने को तो 50 सेगमेंट भी हो सकते हैं सैमसंग के प्रोडक्ट। आपको क्या लग रहा है, कोई क्या सैमसंग, क्या हमें पता भी नहीं होगा क्या क्या बना रही होगी सैमसंग, ठीक है। ऐसी हजारों कंपनीज होती हैं जो एक एक छोटा पार्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। आपको ये जैसे टाटा का एसी दिख रहा है, हो सकता है इसके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है पाइप में जो कंपनी बना है, नाम भी नहीं पता, समझ रहे हो प्रो कितना बल्क में बना रही है, समझ रहे हो। सो इट्स लाइक ऐसे हजार प्रोडक्ट हो सकते हैं जो एक कंपनी बनाती है, लेकिन मुझे कौन से पकड़ने हैं, जो 10% और अब, यहां तक क्लियर है, सुनते जाइएगा बात को। मान लो मेरे ABCDEF रेवेन्यू 50, 20, 30, 10, 8, 30, क्या मुझे टोटल लिखना मत इसको अभी, ठीक है, बस टोटल बता सकते हो। 158, तो इसको 10 ही कर देता हूँ अभी मैं। टोटल 150 हो गया। क्या अभी मुझे परसेंटेज बता सकते, कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 33.33, है ना। ये कितना 20 वाला कितना हो जाएगा, 10%, 15, हम्म, 20% नहीं है, 30। ठीक है साहब, कौन सा रिपोर्टेबल हो गया। अब आप इन सब का टोटल करेंगे, 33 + 13, परसेंट 100 से ऊपर नहीं होगा ना, है ना। हर चीज, हर चीज में ऐसे नहीं होता ना, प्लस माइनस ही कर दिया बस। आई मीन टोटल 13, तो कितने परसेंट मतलब तुम रिपोर्ट कर रहे हो टेक्निकली, तो बढ़िया है। आप AS17 के हिसाब से, ठीक है, 86% तो रिपोर्ट कर रहे हो ना। अगर आपका टोटल 75% नहीं बना होता ना, तो आपको और भी रिपोर्ट करने पड़ जाते, 75%, ठीक है। 75% इज मिनिमम, मतलब मैं इधर एग्जाम्पल रीड्राफ्ट कर देता हूं। लेट सपोज 6.67 है ना ये, 15, 20, 13 है। एक बार बता, 15 वो है ना, 14 कर देता हूँ इसको, 14, 14, 14, 14, GH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितना हो गया, 84 प्लस,
अब हो गया टोटल 150। अब आइए जरा 14 का परसेंटेज, आई मीन 14 को सीधा 9% लिख दूं अभी। अब आप मुझे बताइए रिपोर्टेबल कौन से हुए। ये नहीं बन रहा भाई। आपको 75% रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। दिस इज जस्ट 46.67%। तो सर अब क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करिए। अब यहाँ पे वैसे तो डेसिमल मतलब सारे सेम है, बट सबसे पहले कौन सा कोशिश करूंगा जो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं रिपोर्ट करूंगा 1 2 3 4 वट एवर टिल द टाइम ऑफ 75। और अगर 75 की जगह 77 हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटेंशन ये है दैट आप ये समझिए एटलीस्ट 75% ऑफ रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड बाय रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। ठीक है ना, बिल्कुल। अब आप लिख सकते हैं इसको। तो आपको कौन कौन से करने पड़ेंगे। ठीक है ना सर एक बार वापस बताना ये। मैडम, 75% शुड बी रिपोर्टेड। अगर आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट 40% बना रहा है, यू हैव टू पिक 35%, चाहे वो 10% से नीचे भी क्यों ना हो। 75% तो आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा अपने रेवेन्यू का। सर फिर वो हम कोई से भी चूज कर सकते हैं कोई देन। से भी कर सकते हो, बट लॉजिकल तो यही है ना, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वही पकड़ू मैं। ओके। जी साहब, ऑल क्लियर। शादी हो गया तो स्टार्ट हुई, 3:30 हुई है ना, 5:30 नहीं खाना मंगा लो सर, 20 रुपए फाइन, 1.5 घंटा पड़ा तो खाना मंगा लो सर। खुली नहीं है अभी तक, रजिस्टर खुला नहीं है। नहीं यार, कल पार्टी है। देख तो फिर कैसे अपना चपाती पार्टी है सर। कल हमारी क्लास क्या चालू होगा सर, टेक्स्ट में डीटी होगा 10 o'clock। कल डीटी से पहले जीएसटी होगा। अब जीएसटी आगे रखूंगा मैं। नहीं, अकाउंट्स तो बाद में ही होगा, पर हाँ मुझे लग रहा है अगर ये हर बार सूट कर रहा है मैं, तो मैं अकाउंट्स यहाँ डाल दूंगा या जी कुछ एक चीज इधर डाल दूंगा और वो लंबा फिर कराऊंगा। सर रिपोर्टेड की बात कर लिखा है, रिपोर्टेड बाय। क्या शुड बी रिपोर्टेड बाय रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, आरएस। हाँ जी, कर लिया नोट। किसे 10 बजे से पहले क्या क्लास। अच्छा, तेरा एग्जाम है। अरे सर वो क्या है ना, पढ़ने का टाइम मिल जाता है। अच्छा, दोपहर में। नहीं, वो चाहे कभी भी स्टार्ट हो, मैं तेरे को 2 बजे ही छोड़ूंगा। मतलब 12:30 से 2 ही होगा, वो सीएस का बच्चा छूटेगा तो फिर 12:30 से 2 एक क्लास में, क्योंकि 2 बजे अगली क्लास है। सर क्या जल्दी 8-9 से स्टार्ट करेंगे। कौन कह रहे थे। दुष्यंत सर की बातों को सीरियसली क्यों ले लेता है। संग लेके आए थे कैसे। क्या जादू किया आपने। आज काला जादू करवा के लाया घर पे, मेरा सपोर्ट बता दिया। उसमें करना है ना आपने, कुछ दिमाग किसी का भी सही और गलत को समझ पाते हैं। आप गलत किया
हाँ जी, आप AS-17 समझ लो। मैंने इसको करोड़पति बनाया यार। 10 साल बाद तो बन जाएगा। नहीं, ये याद करेगा, करोड़ों रुपए इसके जब क्रिप्टो करेंसी में होंगे ना। हाँ, ये तो है। मैं तब भी से बोलूंगा तू लेट आया, पेनल्टी भर पहले। ठीक है, आइए, ये वाला हो गया। अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चे, अभी ना हम एक चैप्टर लाइफ में करेंगे जिसमें ना हमको अपना पीएनएल हो या बैलेंस शीट हो 2 साल का दिखाना होता है। ऑब्वियसली हर कंपनी 2 साल का दिखाती है, उसे कंपेरेटिव बोला जाता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी अभी कौन सा साल खत्म हुआ है? लाइक इफ दिस इज पीएनएल, कौन सा 24-25 तो नहीं हुआ ना? लेकिन एक बात, ठीक है, 23-24 तो ये होता है मेरा करंट ईयर। और इससे पिछला साल प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 22-23। तो क्या सर हर कंपनी ऐसे ही दिखाती है? बिल्कुल दिखाती है भाई। अभी अब कौन सा साल खत्म होगा? तो 24-25 मेरा करंट बन जाएगा और उससे पहले का 23-24 दिखाना। ठीक है, ठीक है। तो वृंदा जी, 23-24 समझ आ रहा है ना? और 38 कितना होता है? 36? 20 तक आता है। 21? 20 तक कैसे सीख लिया आपने? ठीक है। तो बेसिकली आप ये मान के चलिए, तो अब एक चीज समझना। मैं ये कह रहा हूं, मान लो एक रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ABCD। अभी अभी कौन सा साल खत्म हो रहा है? आई मीन जो खत्म हो गया, सॉरी, 23-24। और भाई 23-24 में ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है। लेट सपोज कि इन 23-24 मैं यहाँ पे कौन से सेगमेंट्स लिख रहा हूं? रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो और 22-23 में इट वॉज नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्यों नहीं हो सकता? पिछले साल में इसने वो कंडीशंस फुलफिल ही नहीं करी थी। तो आप मुझे बताइए, एज एन इन्वेस्टर, आप सामने बैठे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं इस साल का 23-24 का ये हमारा, मान लो एक प्रोडक्ट है ए, जिसकी सेल कितनी है? 6 लाख। क्या आप अब इससे कोई एनालिसिस निकाल पा रहे हो? अब आप लास्ट ईयर का बोलोगे, मैंने कहा दैट टाइम इट वाज नॉट रिपोर्टेबल। तो ये लिखा हुआ है S-17 में, अगर करंट ईयर में कोई चीज रिपोर्टेबल है और अगर पिछले साल में वो रिपोर्टेबल नहीं है, तो आपको फिर भी उसे रीस्टेट करके दिखाना पड़ेगा। पिछले साल में हमने नहीं दिखाया, ठीक है, क्योंकि नहीं था वो। इस साल दिखाना पड़ेगा आप। हाँ, इवन दो इन द लास्ट ईयर इट वाज नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, बट अब भाई 23-24 के अंदर में अगर आपको समझा रहा हूं तो मेरे को लास्ट ईयर का दिखाना ही पड़ेगा। तो बेसिकली आपको 23-24 में आप ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हो। ऑल्दो इट वॉज नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इन 22-23, बट इट इज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इन 23। मतलब समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? है ना, वो लैंग्वेज बेटर में तो आपको दिख जाएगा, बट लॉजिक समझ आ गया ना आपको? और अगर कोई सेगमेंट पिछले साल रिपोर्टेबल था और करंट ईयर में नहीं है, तो इस साल दिखाना पड़ेगा। इस साल दिखाना पड़ेगा आपको। तो यही चीज, इफ द लास्ट ईयर, अब जैसे सपोज करो 23-24, 22-23, ABCD, तो ये 22-23 में तो रिपोर्टेबल सेगमेंट था, एंड करंट ईयर इट इज नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या मैं 23-24 के फिगर दिखाऊं या ना दिखाऊं? दिखा दो ना भाई। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इट शुड बी रिपोर्टेड।
इन 23-24। ये दो बातें और थी बस एनालिसिस की। ठीक है ना, थ्योरेटिकल लिखा, थ्योरेटिकल हुआ, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट ये वाली बातें आ सकती है, मतलब केस स्टडी। सर एक ही कौन सा था? हाँ जी, रिलेटेड पॉइंट। जो भी आपके रिलेटेड होते उसके बारे में डिस्क्लोजर, जो जो रिलेटेड है आपसे डिस्क्लोज करना। TACS CMA। वेरी गुड। हो गया, लिख लिया। बस बेटे, लॉजिकली मेरे पास और देने को नहीं है, लेकिन हाँ, अब हम लोगों ने क्या सीखना होगा, रेवेन्यू में क्या क्या आ रहा है, ठीक है, एक्सपेंसेस क्या है, प्रॉफिट क्या है, और वो जो 10% का क्या लॉजिक उधर कुछ लगेगा, तो वो क्वेश्चन देंगे। समझ रहे हो? अगर मैं समराइज करूं सीधी सी बात, तो ये सेगमेंट रिपोर्टिंग। हाँ बात सही है। बंद हो गया डर गया वो। हाँ। नहीं अभी भी आ रही है। रिलेटेड पार्टी डिस्कस बड़े कान बंद में आओ जी। यार सारा खोल देगा। हाँ, वैसे तो मेरे को मॉड्यूल खोल देना चाहिए था। मॉड्यूल एक बार बस हाँ, क्या कह रहा है ये? तेरे समझ नहीं आ रहा मेरे को। सर टमाटर गरम समझ नहीं आ रहा। तो आप लोग कहेंगे बोलो समझ नहीं आ रहा। की बात है। क्या क्या भाई सामने देखने वाला चल रहा है। दिक्कत नहीं है। मेन डाटा तो सर इतना ही मेन डेटा तो सर इतना ही मेन डेटा तो यही है, क्वेश्चंस देखने। आओ जी। क्या है। मिल क्यों नहीं रहा भाई? चैप्टर 4। चलिए ध्यान से आइएगा। ऐसी ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, थॉट प्रोसेस। पहले फॉर एग्जांपल आपने प्रीवियस ईयर रिपोर्ट नहीं किया इस ईयर कर दिया ऐसे कुछ। इसमें हाँ नहीं, ऑब्जेक्टिव ये तो ये है कि आप मतलब सेगमेंट रिपोर्टिंग आप इसलिए कर रहे हो सो दैट आप सेगमेंट वाइज कंपेयर कर सको, एंड यू जज हर सेगमेंट का परफॉर्मेंस। स्कोप के अंदर उसने रीड ही करना, तुमने कुछ ऐसा वो नहीं है। एक चीज इसमें लिखवा सकता हूँ। हाँ, एक चीज लिख लो बच्चे। इफ मतलब ना ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये जो आपकी लिखनी है ना, आपने कंसोलिडेशन पढ़ भी लिया है। क्या मैं कह सकता हूँ एक कंपनी स्टैंड अलोन भी देती है और कंसोलिडेटेड भी होता है, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग कैसे होगी? कंसोलिडेटेड बेसिस। यार, जो एयरटेल है, एयरटेल का अपना भी धंधा है और उसकी 114 कंपनियां थी, ठीक है, तो कंसोलिडेट करेगी 114 कंपनी। सेगमेंट कैसे बनाओ? तो वो बेस क्या करेगा, एयरटेल का स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड? कंसोलिडेटेड। ठीक है, लास्ट 3 लाइंस एक बार आप नोट भी कर लीजिए। इफ सिंगल फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, वो एनुअल रिपोर्ट होती है ना, ठीक है, कंटेन्स बोथ कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेगमेंट इंफॉर्मेशन नीड टू प्रेजेंटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेटेड। ये एमसीक्यू में आ सकते हैं कि बोले या तो दोनों बेसिस पे, या सिर्फ सेपरेट पे, या सिर्फ कंसोलिडेटेड, समझ रहे हो, या नन ऑफ दी अबव। तो आपको नन ऑफ दी अबव मत कर देना, कंसोलिडेटेड।
एनालिसिस कंसोलिडेटेड डेटा। अंदर एक साथ भी होता है, कोरिलेट फाइंड द फेवरेट डेटा। तुम्हारा मैं सोच रहा हूँ अकाउंट्स का फुल सिलेबस ये जितना कराया ना एक रख लूं 31 जनवरी। सर ये नजर बुक थ्री आता है, बाकी आप वैसे नहीं नहीं, बुक 3 AS दोनों मिला के जितना हो जाए 31 जनवरी। आता है ऐसे ही। रखूंगा अभी मैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना आप देखोगे बिजनेस सेगमेंट का मतलब क्या है। बिजनेस सेगमेंट समझो। आप ना वो टैक्स शुरू करना सही। किस पे? टैक्स एक बार जीएसटी कर लो बात करें। भाई। डीटी ना स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले उठाओ रेजिडेंशियल। ठीक है, रेजिडेंशियल के डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आने चाहिए। ठीक है, रेजिडेंशियल उठाओ। कंपाइलर नहीं सर, 20% टैक्स तो नहीं है सर, हर मॉड्यूल करने में सर टैक्स मॉड्यूल तो करो ही करो, पर अब जब उठा रहे हो तो साथ ही करो। अब वो टाइम नहीं आता अलग से कुछ। ठीक है, और चलो अब करती है। आप रेजिडेंशियल करो। नहीं, रेजिडेंशियल करो, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम, एडवांस टैक्स। हेलो जी, पढ़ लिया सर आप? पढ़ा नहीं वो, आपने रिजल्ट में बनाया था ना। किसके लिए? रिजल्ट। लेजर के लिए कब बुलाया था? तू कब आ रहा है? तेरे को क्या लग रहा है वहां खाली बैठे रहते इधर? नहीं मैं थोड़ा बाहर। थोड़ा बाहर था तो जितना अंदर था वही भेज देता। अभी तो अब लेजर में, अब भाई अब तो क्लासेस चल रही हैं। अब तो अब बैठ के प्रैक्टिस कर। अभी आके देखता हूँ क्या कर रहा है। अनुराधा मैम को बोल लेजर समझाएंगे एक बार। एक समझाना बात है। समझाना तूने नहीं समझाना भाई, तूने सीखना है। मैम को बोल जहां लेजर में डाउट आ रहा है मैम से पूछिए। ठीक है। बोलो ये काम नहीं करती। ठीक है, तो आप एक चीज समझो। आपको ना जैसे ना चैप्टर्स छोटे वाले उठाओ। ठीक है, अगर तुम सीधा एक कोई ऐसा उठाओगे ना, कैपिटल गेन उठा लिया, पीजीबी। अब जैसे पीजीबीपी तो मैं लूज नहीं करने दूंगा। पीजीबी का टेस्ट होगा आपका इमीडिएट। सर एक सर होगा सर, सर कंसेप्ट हो गया। क्या होगा सर, मैं भी दे सर पीजी होगा। आज क्या है? सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे आप ना दुष्यंत सर के टेस्ट, उनके टेस्ट पे क्यों नहीं बोलते उन्हें? उनके साथ क्या दिक्कत क्या है? एक काम करो यार, वो सैटरडे ना मेरा दिन होता है टेस्ट का। सैटरडे सैटरडे मेरे टेस्ट होते हैं। हर सैटरडे मेरा बुक्ड रहता है टेस्ट, मतलब टेस्ट हो या ना हो। तो वो थर्सडे रखवा लो। नहीं, फिर मैं आपका थर्सडे टेस्ट रख रहा हूँ नेक्स्ट वीक थर्सडे पीजीबी। ऐसे भाई ऐसे भागोगे थोड़ा ना ऐसे। आपको करना पड़ेगा हैंडल तो। प्रोविजन याद करके आ, एक दिन बिठा दूंगा। सारे प्रोविजन रट्टे लगाकर आ जाओ, 2 क्वेश्चन करा दूंगा। हाँ वैसे वो फुल पेज जैसे बताया था वही है पैटर्न, रिपीट ही करूंगा उसको। पर पहले प्रोविजन अब सारे याद कर लो। और गिरीश और सर की बुक के जो क्वेश्चंस है वो कर लो। पीजीबीपी है ब्रो। हाँ तो कवर कर लेना उसको, संडे भी तो आ रहा है। अरे सर पीजीबीपी मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है ब्रो, अभी हुआ है वीक हो जाएगा वो। रिस्क है पीजीबीपी के अलावा ऑन रिस्क। आप पीजीबी लूज कर दोगे आप। हाँ सर पीजीबीपी अभी लूंगा हाँ। तो सर 2 हफ्ते बाद ये भी सर मारो सर, आप मारो इसको। आइए आइए बिजनेस सेगमेंट। एक बार ना एक चीज समझना। आपके हिसाब से जैसे मान लो टाटा है तो उनका जो एसी का प्रोडक्ट है वो वोल्टास है।
है ना, वोल्टास टाटा। तो आपके हिसाब से क्या वो स्प्लिट एसी अलग सेगमेंट बोलता होगा, विंडो एसी अलग बोलता होगा, या एक ही बोलता होगा? इट डिपेंड्स। अगर उसकी समझ टाटा मोट जो टाटा ग्रुप है, सॉरी वोल्टास कंपनी है, मान लो वोल्टास लिमिटेड है, ठीक है, अगर उसको लगता है कि सेम कैटेगरी ऑफ कस्टमर आ रहा है, मेरे बिजनेस का रिस्क दोनों प्रोडक्ट पे सेम है, तो उसको एक भी मान सकता है। और अगर उसे लगे नहीं भाई, स्प्लिट एसी का कस्टमर बेस ही अलग है, थॉट प्रोसेस ही अलग है, मार्केटिंग चैनल्स अलग है, और विंडो एसी का अलग है, तो वो अलग भी मान सकता है। इट डिपेंड्स, ठीक है। तो बिजनेस सेगमेंट का मतलब ये नहीं होता कि अगर मेरे 15 प्रोडक्ट है तो 15 सेगमेंट। अगर वो 15 प्रोडक्ट का सेम कस्टमर बेस है, सेम थॉट प्रोसेस है, सेम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है, तो मैं उसको एक सेगमेंट भी बोल सकता हूँ। समझ रहे हो? सो बेसिकली वो यही बोल रहा है। अब बिजनेस सेगमेंट एक बार इसको रीड करना, तो बेसिकली कैसे हो रहा है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ द कस्टमर, मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बेसिस पे भी सेगमेंट रिपोर्टिंग हो सकती है। ठीक है ना, एक बार हल्का सा इसको रीड कर लो, याद नहीं हो सकता बट आपके थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ये क्वेश्चन में तो मेंशन होगा कि नहीं होगा? मेंशन होगा, सेगमेंट्स अलग बने हुए दिखेंगे भीतर। आपको जज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक दो केस स्टडीज आएंगी तो उसमें तेरे को लिखना पड़ेगा कि इफ इट हैज अ डिफरेंट कस्टमर बेस, डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इट इज अ सेपरेट बिजनेस सेगमेंट। एक्सटेंट तक हमें मतलब पता होनी चाहिए, लाइक मॉड्यूल रीड कर लिए ठीक है, बट देन क्या कितना मतलब एक्सटेंट तक जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो होना ही होना चाहिए। और अगर आप जब रीड कर रहे हो तो थोड़ा बहुत अगर आपको और समझ आ रहा है तो वो होना चाहिए, पर वैसे जितना मैं करा रहा हूँ वो सफिशियंट है। ठीक है, और इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, थ्योरी के ऐसे नहीं आएंगे। बट क्योंकि आपको केस स्टडी में लिखना होगा, और थोड़ा हो सकता है ट्रू फॉल्स आ जाए, 4-5 के बिल्कुल कोने के ट्रू फॉल्स मतलब एमसीक्यू, तो वो एक थोड़ा सा रिस्क आ जाता है जिस वजह से। इस बारे में पता है, किस बारे में कहता है, तो अगर हमें हल्का सा अगर उससे प्रैक्टिकल से अलग ये नहीं हल्का वल्का करके ना वो हल्के नंबर तो समझ आपकी जो बात वो नहीं कर रहा सर मैं, इसमें हर जगह चार, अगर कोई भी ऐसे तो हर जगह एक बात तो लिखता ही है कि एग्जैक्टली अगर हाँ, मतलब क्रक्स कोई 1.5 पेज से ऊपर तो स्टैंडर्ड का नहीं निकल कर आता, तो वो आपके पास वो होना चाहिए डेटा। ठीक है ना, ज्योग्राफिकल सेगमेंट में भी यही लिखा है, अगर कहीं पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और एक जगह स्टेबिलिटी है तो डिफरेंट सेगमेंट्स है। और अगर वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड है तो मैं उसको एक सेगमेंट भी बोल सकता हूं, तो डिपेंड करता है मेरे बिजनेस की समझ पे। ठीक है जी। अब आप देखेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट का मतलब पढ़ लो। आपको पता है कि इट कैन बी अ बिजनेस सेगमेंट और अ ज्योग्राफिकल सेगमेंट। ये सब बिजनेस रोज दुनिया को एग्जैक्टली और वो हो सकता है बिजनेस सेगमेंट भी और वो ज्योग्राफिकल भी चल रहा हूं मैं। ठीक है, मेरे को ना सेगमेंट रेवेन्यू और ये सारी बातें बतानी है आपको, लेकिन ये थ्योरेटिकल हो जाएगी। आइए सीधा क्वेश्चंस पर आप, क्योंकि मैं तुम्हें ऑलमोस्ट सारी बातें तो बता चुका हूं, लेकिन एक बार जरा ये पढ़ लो। आइडेंटिफाइंग द रिपोर्टेबल सेगमेंट, वही वो जो हमने अभी 3 वो लिखे थे ना। तो सबसे पहला क्या है, रेवेन्यू वाला। और इसमें ध्यान रखना, इफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर एंड फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट। तो ये बात हमने लिखी नहीं है, बट ये जब आप रीड करेंगे तो अदर सेगमेंट आ रहा है, इज 10% और मोर ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो बेसिकली जो रेवेन्यू है वो मैं एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों ले, पूरा ही है। आपको ये ध्यान रख। तो चाहे लिख लो 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू लिखा है ना, उसके ऊपर ही एरो डाल के एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ। सेकंड पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा अभी, वो कंबाइंड क्या लिखा है वो क्वेश्चन के अंदर आएगा, लेकिन आपको 10% और मोर दिख रहा है ना, और उसके बाद या तो प्रॉफिट का लॉस का वो मैं बताऊंगा। और तीसरा क्या है, जैसे 10% ऑफ टोटल है। ये तीनों सेटिस्फाई करने चाहिए सेगमेंट को या कोई भी एक। इफ यू सेटिस्फाई एनी ऑफ द सेगमेंट तो आप रिपोर्टेबल सेगमेंट, तो इट इज एनी। क्लियर है? दोनों पैराग्राफ पढ़ लीजिए इसके बाद जो लिखे हुए हैं। ये रिकंसाइलिंग आइटम नहीं,
इसमें बस ये है, मैनेजमेंट चाहे कि मैं तो रिपोर्ट करना चाहती तो कर सकती है, कर सकती है। ठीक है, कोई ये AS17 ये थोड़ा ना बोल रहा है कि आप लिमिटेड करो। इफ यू कंडीशन थोड़ी थी टोटल रेवेन्यू वाली, लास्ट पैराग्राफ सिर्फ उस सेगमेंट के बारे में है। बिल्कुल, ठीक है। तो हमने वो रेवेन्यू लिखा हुआ उस पर 75% ऑफ द रेवेन्यू, उसमें 75% ऑफ द एसेट, 75% ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ठीक है ना, तो जब फाइनल आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट निकलेंगे दैट शुड रिप्रेजेंट 75% और अबव ऑफ द रेवेन्यू। सो दैट्स ओनली फॉर रेवेन्यू, नॉट फॉर 75% ऑफ द एसेट्स, 75% ऑफ द प्रॉफिट, उसके लिए नहीं है। क्लियर है? तो दोबारा से वो रिपीट कर रहा है, टेस्ट नंबर 1 रेवेन्यू प्रॉफिट, ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं। एक बार नोट पढ़ लो, ये ज्यादा बेटर नोट लग रहा है मुझे। के साथ तो हो सकता है, बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली exactly. और उससे अगला दोबारा से वही 75% बोल रहा है वो। क्लियर है ना? ओके। हाँ, बिल्कुल। नोट नंबर 1 और 2, वो जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बनाए थे वो बोल रहा हूँ। 75% वाला क्या है? 75% मतलब वही है ना, दैट एटलीस्ट यू हैव टू रिपोर्ट 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू थ्रू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। ओके। पिछले साल में रिपोर्टेबल था, करंट ईयर में नहीं है, बट यू हैव टू रिपोर्ट। और दूसरा वाला पिछले में नहीं था तो आपको रीस्टेट करना पड़ेगा। रीस्टेट मतलब करंट ईयर में दिखा रहे हो तो भाई वो वैल्यू डाल दो ना, मेरे को पुरानी रिपोर्ट थोड़ा ना चेंज करनी है। बुक देता हूं मैं हर साल की फाइनेंशियल की, तो इस साल की जो बुक बना रहा हूँ उसमें वो डेटा निकाल के डाल दूंगा उसमें। एग्जैक्टली। क्लियर है? अब आपका कहानी सेट है। प्राइमरी सेकेंडरी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बस बता दिया एक प्राइमरी है तो दूसरा क्या है मेरा सेकेंडरी। अदर डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है ये। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ स्पोर्ट्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग ए 6 सेगमेंट। भाई साहब 6 सेगमेंट है, आपको सेगमेंट के एसेट दे रखे, आपको रिजल्ट दे रखा है, रिजल्ट की मैं ही बात करूंगा, प्रॉफिट और लॉस की यहाँ पे बात होगी, और सेगमेंट रेवेन्यू दे रखा है। मुझे बता दो, अच्छा क्या बोल रहे थे, द चीफ अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट M and N अलोन शुड बी रिपोर्टेड। वो कह रहा है भाई दो ही सेगमेंट को रिपोर्ट करना है, M और N को। क्या ये सही बोल रहा है? एसेट बेस ही ले लो पहले, ये रिपोर्टेबल है? यस। व्हाट परसेंटेज इट इज? सो दैट्स रिपोर्टेबल। दिस इज 40%। टोटल क्यों करना है आपको? आप तो 75% के एंगल से मत देखो अभी, सिर्फ सेगमेंट वाइज। सो दिस इज रिपोर्टेबल। O P ये भी है, Q भी है, R नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ एसेट्स का भी लॉजिक लूँ ना तो सारे रिपोर्टेबल हो चुके एक्सेप्ट R। अब एक बार आप रेवेन्यू पे आ जाइए। वैसे मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है, मैं सीधा तुम्हें प्रॉफिट की बात बोलने जा। आपके हिसाब से M का प्रॉफिट कितना है और टोटल क्या चल रहा है ये? माइनस। तो बहुत अजीब सी चीज है, मतलब क्योंकि वो तो टोटल लेवल पे है। अब आपको ऐसे चेक नहीं करना है इसको। आप मुझे बताइए, आपके टोटल सेगमेंट के अंदर 4-5 ये 6 सेगमेंट है, प्रॉफिट वाले सेगमेंट बताइए सिर्फ मुझे। M O P and R, व्हाट इज द टोटल ऑफ M O P and R? प्रॉफिट्स का टोटल सिर्फ 60 70 100। ठीक है, ठीक है। 100 इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस का टोटल 200। इन दोनों में से हायर कौन सा है? तो मेरा बेस क्या बन जाता है? 200। समझ रहे हो? सेगमेंट प्रॉफिट्स और टोटल ऑफ सेगमेंट लॉसेस, विच एवर इज हायर दैट बिकम्स द बेस। सो द बेस इज 200 एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज, मेरे को देखना ही नहीं अब MNO को, तो पहली हो गए, इज O अ रिपोर्टेबल सेगमेंट? यस। मेरे भाई 200 है ना, बेस क्या दे रहा? 200, ये 30 है, तो मोर देन 10 ही तो हुआ, 15% हो गया भाई। आप ये सोचिए मैं सिर्फ लॉस के लिए यूज करूंगा,
200 बेस हो गया ना मेरा वो। आर है। हाँ, अब वही है कि सारे all the segments are reportable. N is 95, but that's already reportable as per asset. नेगेटिव 190 आपको नेगेटिव कुछ नहीं लेना। अब वो जो आपने 200 बेस बना लिया वो बन गया 190 मीन्स 95%, तो रिपोर्टेबल है वो, रिपोर्टेबल है। ठीक है ना। अब आप एक बार इसको रीड करिए और अब प्रॉफिट वाला पॉइंट भी पढ़िएगा, अब आपको समझ आएगा। और ऐसे ही लिखना है पेपर में, समझ रहे हो। पहले प्रोविजन इधर से बाद में कितना पड़ेगा नीचे आपको फिर 75% में क्या लगेगी तो हमने देखा ही ये तो प्रोविजन लिखा उसने बस, और यार ये पढ़ रहा था, बता तो रखा ही है। नहीं। उसको करने में क्या हाँ हाँ, ये तो है ना, प्रोविजन लिखा हुआ और सारे रिपोर्टेबल हो गए, 75 का क्या करेगा। पर बस थोड़ा सा भी लॉसेस वाला है वो लिख लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन वन में, मतलब अगर आप रिपोर्ट कर देंगे। अगर आप देखोगे लॉसेस वाला, तो आप अगर ये पढ़ोगे सेगमेंट रिजल्ट whether profit or loss 10% more of the combined result in profit or the combined result in loss, whichever is higher in absolute amount, so the loss is higher, तो 200 बेस हो गया ना मेरा, चेक कर लिया उससे। क्लियर है ना कैसे चल रहा है। इलस्ट्रेशन 2 और करके नहीं दिखाएंगे जैसे illustration दिखा सकते हो आप, दिखा सकते हो आप, एकदम क्लियर लिख सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट एसेट्स, सेगमेंट एम इज अ रिपोर्टेबल, उसका परसेंटेज बता सकते थे, एम्स परसेंटेज ऑफ टोटल, देयरफॉर रिपोर्टेबल ब्रैकेट में नेक्स्ट आगे एन रिपोर्टेबल। ठीक है, और उसके बाद आर इज रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस सेगमेंट रिजल्ट, हेंस कंक्लूडिंग ऑल द सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। The chief accountant's contention that only M and N are reportable is incorrect, and all the segments are to be reported. All cool. Yes. Illustration number 2. भाई आपस में डिपार्टमेंट क्या प्राइस ले रहे हैं इससे किसी को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। टाइम नहीं समझ आ रही, इसके नीचे वाला पूरा समझ आ गया। हाँ मतलब वही कॉस्ट पे यूज कर रहे हैं, कॉस्ट पे डिस्क्लोज कर जिस पे भी यूज कर फर्स्ट सेंटेंस ही समझ आया। AS 77 what it requires should be measured on the basis that the enterprise actually use, जब प्राइस पे सर वो बोल रहा है कॉस्ट पे अगर वो यूज करते कॉस्ट पे जो भी है उस पे आप डिस्क्लोज करो, मतलब वहां थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है। हाँ उसके नीचे कैन हैव इट, हाँ वही लिख दो, ऊपर वाला दो लाइन ऐसी है, थोड़ा अजीब सा लिखा। वो प्राइस कॉस्ट पे नहीं बोल रहा वो प्राइस को मैं अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट कैसे ट्रांसफर कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, इवन इफ आई पुट इन 50% मार्जिन विद इन द डिपार्टमेंट तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली। ये वाला DTA वाला तब होगा जब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, और ये बच्चों वाला है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन वाला है, ये देखेंगे, पर एक और क्वेश्चन होगा। ये वाला कर लो पहले, और फिर अब मैं एसेट्स के अंदर क्या क्या आते हैं एवरीथिंग
वो बताऊंगा सर। बस खत्म है, बस 10 मिनट में स्टैंडर्ड। मतलब solution ना देखूं तो फिर उसको डिपेंड करता है, जैसे आपने बताया था। यार देख, अगर हम ना देखे, मैं मतलब ऐसे सोच रहा हूँ, मोटर व्हीकल का एक जगह कर दिया, और इन्वर्टर इन यूपीएस इज अ डिफरेंट, वो अलग कर दिया। और आपको ये भी बोल सकते हैं सर मैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर भी कर सकता था। तो ये तो दैट डिपेंड्स सब्जेक्टिव बात है भाई, ये कोई रूल नहीं बन सकता है। बिल्कुल अलग कर और सकते उसका भी बैट, इसका भी सारे थे, के अलग बिल्कुल अलग कर सकते बिल्कुल, ट्रक भी अलग कर सकते थे आप, कार भी कर सकते थे। आप 3 घंटा यही करते रहते आप अलग अलग। कार में भी आप वो कर देते 1.6 सीट। अंदर जाने में तो करने में सही भी कर सकते बिल्कुल। है तो है। सब पेपर भी अलग अलग करते ये एक सेगमेंट, पेपर के ही सेगमेंट मत बना दियो। चलिए, अब एक बार लिखते हैं कि सर जी ये सेगमेंट एसेट्स में क्या क्या आता है, सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या आता है, और बस फिर अपना डन है, खत्म, एएस खत्म। सर्टिफिकेट बहुत पढ़ रहा है अभी वो सालों से दिखाई दे रही। अब सीधा कह सर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं। बेवजह आपने ले लिया बताओ। ऐसी बात। सर ये छोटा छोटा ये जब से घूम के आया ना, ये फिर जा रहा है। ये आपको ऐसा लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ाया आपको ऐसा गया है कि इजी हो गया आपके। हाँ मैं भी बोली थी शिकायत मैं क्रेडिट लेने का वेट नहीं करता, मैं खुद ही छीन लेता हूँ क्रेडिट। आपने मुझसे नहीं करी। हाँ हाँ, क्योंकि आप तो करने से रहे। कितना हाई हाई कर रहा था सर, आपको ये रोशन बोल रहा था। क्या? तो ये आपको ऋतिक रोशन बोल रहा था। सही है बाहर निकाले थे लेकिन क्लास पे। कौन बच्चा कहता मिलवाओ तो उससे। ठीक है, ऐसे ही मारो। आइए। नहीं नहीं यार, अब बंद हो गया है, 4 दिन हो अरे गए। यार, क्या करो 4 दिन से आप तो हाँ, गए ही नहीं, 4 दिन हो गए, 31 से लेके अभी तक गए ही नहीं। इस बंदे जाना ही पड़ता है। नहीं, मैं अब जाऊँ, आज जाऊंगा। आज मैं जाना था, अभी तुम्हारी क्लास हो गई है, हो सकता है जाऊंगा आज। ठीक है, चलिए। तो सेगमेंट रेवेन्यू लिख दीजिए जरा अपने रजिस्टर में। इंपॉर्टेंट है, पर इट डज नॉट इंक्लूड, पर इंक्लूड भी है ऊपर। सेगमेंट रेवेन्यू में क्या आएगा ना बच्चे, एग्रीगेट ऑफ रेवेन्यू दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। मैंने आपको कीवर्ड बताऊंगा, रेवेन्यू समझ गए तो ऐसी एक्सपेंस भी है और वो भी है, ठीक है। तो सेगमेंट रेवेन्यू में कितने पोर्शन आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। पहला क्या है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, वो रेवेन्यू जो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ। पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज दैट कैन बी एलोकेबल, मतलब टोटल में कोई रेवेन्यू होगा, कहीं नहीं डल रहा होगा, सेगमेंट में डाल दो या डिवाइड करो। तो दूसरा कौन सा है? एलोकेबल। और तीसरा रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट्स, इंटरनल वन। तो रेवेन्यू के अंदर एक जो डायरेक्टली, दूसरा एलोकेबल, तीसरा विद इन द सेगमेंट्स, ठीक है। कीवर्ड्स लिख लीजिए चाहे। और अब आपको ये देखना पड़ेगा डज नॉट इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें नहीं आएंगी इसमें। पढ़ चुके हो बेटे आप। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, मतलब अगर कोई वन ऑफ से, वन ऑफ क्या होता है? बहुत कभी कभी होना, ठीक है। तो अगर कोई चीज कभी कभी हो रही है, अर्थक्वेक इनफैक्ट हमारी बात हुई थी, तो हाँ ग्रांट हो सकता है, लेकिन उसको मैं एक्सेप्शनल बोल। पर उसमें तो शायद मैंने बुक पढ़ा था, वो तो ग्राम दे रखा था इसने। यार ये सब्जेक्टिव बात है यार, अब अगर बुक ने लिख दिया तो मैं क्या ही, बट दैट्स अ प्रोफेशनल जजमेंट। अर्थक्वेक इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन ग्रांट मिलना हो सकता है कि मैनेजमेंट प्लान्स की यार इन काम में ग्रांट मिलती है और वो होता है। अगर स्टेज फाइव में भी रिस्क है तो उसमें लिख रखा है ग्रांट मिले को रिफंड होगा, तो एक्स्ट्रा नहीं आएगा कि वो कभी कभार आ ठीक है, लिख दिया तो है, लिख दिया तो है,
लिख दिया तो उसमें सेकंड वही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं रेवेन्यू में कौन से रेवेन्यूज नहीं लूंगा? जो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स के होंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, सर हमारे को कुछ इंटरेस्ट इनकम हो रही है या डिविडेंड है, क्या हम वो लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लोगे आप। लेकिन अगर आपका बिजनेस ही फाइनेंशियल बैंकर्स टाइप है वो होता तो आप लेते। समझ रहे हो? तो मैं क्या क्या नहीं ले रहा? एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड में नहीं लूंगा। ठीक है, और तीसरा क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अनलेस आपका बिजनेस ही फाइनेंशियल होता या प्रॉपर्टी डीलर, मतलब जैसे डीएलएफ है, डीएलएफ तो बेच बेच के प्रॉफिट, तो वो तो रेवेन्यू का पार्ट होगा उसका। ठीक है ना? तो ये 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है उसकी कीवर्ड क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, unless the operations are primarily of financial nature. Profit on sale of investments. हो गया, रेवेन्यू हो गया। छा गए बेटे आप। सेगमेंट एक्सपेंस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस टू द सेगमेंट, allocable expenses and expenses within the segments. एक्सक्लूड क्या होगा? एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस आइटम्स होंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये दोनों भी होगा अनलेस द ऑपरेशंस आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। हाँ हाँ, अब ये डी पॉइंट नया आया, दैट इज इनकम टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, और एक आखिरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, हेड ऑफिस एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस दैट अराइज एट एंटरप्राइज लेवल एंड रिलेट टू एंटरप्राइज एज अ होल, यानी कि एलोकेट नहीं हो पा रहा वो पूरे, और मैं उसको एलोकेट नहीं कर रहा। तो एलोकेबल तो ऊपर चले गए थे और अनएलोकेबल नीचे आए। तो अब ये पॉइंट नंबर ई इज देयर आर सम एक्सपेंसेस एट एंटरप्राइज लेवल, और उसके नाम आपको याद कर लेने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, हेड ऑफिस एक्सपेंस, एंड दीज आर अनएलोकेबल। ठीक है ना? तो वो चीज है। इसके आगे भी आप पढ़ सकते हैं, हाउ एवर कॉस्ट आर समटाइम इनकर्ड एट एंटरप्राइज लेवल ऑन बिहाफ ऑफ सेगमेंट, सच कॉस्ट आर पार्ट ऑफ द सेगमेंट। भाई अगर मैं रिलेट एग्जैक्टली तो वो तो एलोकेबल हो गए ना, मतलब। हाँ ठीक है ना? तो अगर सिंपल सी बात है, अगर एलोकेबल है तो वो ऊपर जा रहा है, अगर वो अनएलोकेबल है तो नीचे आ रहा है। कहिए साहब, क्लियर है? ओके। सर एक से बस लास्ट वाला लिखते हैं। हाँ, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब वो एक तो शूज की दुकान है। लिबर्टी स्टैचू को तो गया हूं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसका मतलब हाँ, इतने खाली हो गए हो जिंदगी में, इतना भारी कोर्स कर रहे हो, स्ट्रेस उसका नहीं आ रहा, रजिस्टर के आगे ड्राइंग देख के समझना है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो एक बार इसका कवर हटा के देखो, जो लिखा है वो सोचो, क्या वो जो बोल रहा हो समझ आना चाहिए। अभी बताऊंगा देखो। इसके हाथ में रेड बुल है, कह रहा है हौस खास मत जाना बिल्कुल भी। ठीक है, आइए। अच्छा हम लोगों ने सेगमेंट, अच्छा अगला क्या लिखोगे? सेगमेंट रिजल्ट, कोई लॉजिक नहीं है, सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्स, लास्ट इज सेगमेंट एसेट। ठीक है, सेगमेंट एसेट्स में ऑपरेटिंग, हाँ क्या क्या चीजें एक बार देख लेते हैं। एक बात बताओ, क्या मैं सेगमेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट्स लूंगा? जब आपने उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा था, जब आपने वो नहीं लिया, तो आप इन्वेस्टमेंट क्यों लो? समझ रहे हो? लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल नेचर बिजनेस होता तो वो लेते। ठीक है, सिमिलरली जब आपने इनकम टैक्स नहीं लिया, तो एसेट में एक डेफर्ड टैक्स एसेट भी तो होता है, तो आप वो भी नहीं लोगे। तो ये कह रहे हैं सेगमेंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स,
ठीक है, एसेट यूज फॉर जनरल एंटरप्राइज। एक बार मैं ऊपर से रीड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार ऐसा करो, क्या लिखा हुआ है, वैसे तो इस पे भी ऐसे लिखा हुआ है डायरेक्टली, और वो ऑपरेटिंग एसेट्स दैट आर एम्प्लॉयड बाय सेगमेंट्स इन इट्स ऑपरेटिंग दैट आर इधर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड। और दूसरा क्या है, एलोकेटेड सेगमेंट एसेट्स। ठीक है, लेकिन इसके अंदर वो वाला तीसरा पॉइंट नहीं है बस। तो पहला क्या हो गया, डायरेक्टली, दूसरा एलोकेट, इंटरनल वाला नहीं लिखा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ इन्होंने, भाई जब तुमने इंटरेस्ट इनकम नहीं लिया, डिविडेंड इनकम नहीं लिया, तो कहां से तुम उस एसेट को पकड़ लोगे, इन्वेस्टमेंट को पकड़ लोगे। और एसेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं कर रहे आप, डेफर टैक्स एसेट। ठीक है, ध्यान रखना, सेगमेंट एसेट डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स एसेट, का मतलब डेफर टैक्स एसेट ही होता है। एसेट यूज फॉर जनरल एंटरप्राइज और हेड ऑफिस पर्पस, बस और कुछ नहीं जानना है इसमें, कुछ ऐसा वो नहीं है। अगर ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट नहीं लिया मैंने, और मैंने नहीं लिया। ठीक है जी, हाँ हाँ, लाइबिलिटी। अब जैसे डेफर टैक्स एसेट नहीं रहे, ऐसे तू डेफर टैक्स लाइबिलिटी नहीं ले रही। अब अगर तू इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं ले रहा था, तो तू बोरोइंग्स भी नहीं लेगा। हमने खर्चे में एक्सपेंस भी तो नहीं लिया था, तो फिर तू जब तूने एक्सपेंस नहीं लिया तो बोरोइंग क्यों लेगा फिर। तो यही बात आ जी। लाइबिलिटीज में क्या है, दैट आर इधर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लाइबिलिटीज और एलोकेटेड लाइबिलिटीज। फिर आगे लिखा है, अगर तो सेगमेंट रिजल्ट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एक्सपेंस, इट्स सेगमेंट लाइबिलिटीज इंक्लूड द रिलेटेड इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स। नहीं, अगर आप वो इंक्लूड कर रहे हो एक्सपेंस में, तो आप लाइबिलिटी भी इंक्लूड करो, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बदलो उस चीज को। एग्जैक्टली, दैट मीन्स यू हैव अ फाइनेंशियल नेचर बिजनेस। बिल्कुल। And segment liabilities do not include income tax liabilities. This is deferred tax liability. DTL पढ़ा था ना, DTL बाहर हो जाए। इतना स्पेसिफिक जाएगा नहीं, फाइनेंसिंग क्या ऑपरेटिंग है, बस ठीक है, फाइनेंसिंग नेचर का नहीं, ऑपरेटिंग का है। मतलब अपने में सवाल उठ सकता है, पर कोई ऐसा कोई वो नहीं। कहिए साहब, क्लियर है, ओके। तो अब हम आते हैं उस इलस्ट्रेशन पे जहां पे इसकी बात हो रही थी, थर्ड इलस्ट्रेशन। XYZ has three segments, X, Y and Z. The total assets are 10 करोड़। अच्छा जी, तीनों को मिला के 10 करोड़ है। सेगमेंट X के कितने, सेगमेंट Y के, सेगमेंट Z के 5, टोटल हो गया। और इसके अंदर DTA घुसा हुआ है, 0.5, 0.4 एंड 0.3। हाँ एग्जैक्टली, and the accountant considers all the three segments are reportable segments, so you have to conclude कि क्या है, रिपोर्टेबल है या नहीं है। सबसे पहले बताइए, टोटल एसेट्स कितना लूंगा, 10 करोड़ या 10 करोड़ में से माइनस करूंगा। ऑब्वियसली माइनस करूंगा भाई, जब मैं सेगमेंट के अंदर नहीं ले रहा तो टोटल में कहां से ले लूंगा उस बात को। तो कितना हो जाएगा, 8.8 हो रहा है, और एक्स का कितना हो रहा है, 1.5, और ये 10% ऑफ टोटल एसेट एक्सीड हो ही रहा है। कहिए सर जी, ऑल क्लियर। हाँ लिख लो, एक इलस्ट्रेशन दूंगा, ये सिर्फ ना प्रेजेंट करनी है बस आपने, समझ रहे हो। मतलब घर जाके ना बस ये जैसे लिखा हुआ है, बस इसने उसको बस कॉलम फॉर्म में डाल दिया है बस। ठीक है, तो ये करना है जरूर, ठीक है करना जरूर है, फोर्थ आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्या है, करना आता है क्वेश्चन और हमने बढ़िया निकाल दिया, लेकिन प्रेजेंटेशन ये बॉक्स नहीं बनाया एक तो 5 में से 2.5 नंबर मिलेंगे। मुझे पता था ये आपका हो,
मैं आपको बता दूं, आप लाइन भी नहीं खींच पाओगे। मुझे पता था ये आपका होगा। हाँ 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 वही, तभी मैंने बोला लाइन खींच नहीं पाओगे। मारने के नंबर होते तो AIR 1 आप ही की है। सर जी आपका AS 17 सारा का सारा डन है, एंड नेक्स्ट क्लास में दैट इज टुमारो वी विल डू AS 18 ऑल्सो, 12:30 से 2, और उससे पहले DT और GST। ज्यादा चांसेस है कल GST हो सकता है 2 घंटा ही चल जाए। 12:30, 12:30। ऑल द सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। ठीक है जी। हाँ जी, एक ही क्लास, एक एक 18 हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो मेरे सिर्फ बड़े स्टैंडर्ड जो हैं वो 19, 15 एंड 10, बाकी सारे एक एक क्लास में खत्म हो जाए। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।